प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आज फिर से हम लोग देखेंगे। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। हमें ये देखना है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय। ये जो समीकरण निकाय है, ये दूगो निकाय मतलब एक से अधिक समीकरण जब रहता है तो उसे निकाय कहा जाता है, सिस्टम। तो दो रैखिक समीकरण है, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। आप लोग देखिए, ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट है, नीचे वाला समीकरण सेकंड है। अब क्वेश्चन में दिया गया है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो दो रैखिक समीकरण युग्म अगर है, उसका कोई हल नहीं होने का कंडीशन में a1 बट्टा a2 जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के, ऐसा कंडीशन अगर आता है तो समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का, निकाय बोले या युग्म बोले, युग्म का कोई हल नहीं होता। इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता, है। अब देखना है हमें इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म या निकाय का कोई हल नहीं होता है। जब भी हमें कोई रैखिक समीकरण युग्म में बोला जाए कोई हल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको देखेंगे जो क्या a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 का कैसा संबंध है। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो अनंत हल होता है। अगर पहला दोनों नहीं बराबर होता है तो अद्वितीय हल, मतलब एक और केवल एक हल। लेकिन अगर पहला दोनों बराबर है लेकिन तीसरा नहीं बराबर है तो कोई भी हल नहीं। अब क्वेश्चन में दिया गया है जो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो अगर पहले से दिया गया है कोई हल नहीं है तो 100% a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 को, अब बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 को, ये ध्यान रखिएगा। तो हम मान बैठा रहे हैं a1 मतलब पहला समीकरण का x का गुणांक, नहीं कुछ है तो एक लेंगे, पहला समीकरण का x का गुणांक। a2 मतलब दूसरा समीकरण का x का गुणांक बराबर b1 मतलब पहला समीकरण का y का गुणांक 2 और b2 मतलब पहला समीकरण दूसरा समीकरण का y का गुणांक के बराबर नहीं है। अब c1 मतलब पहला समीकरण का कांस्टेंट, c2 मतलब दूसरा समीकरण का कांस्टेंट। अब हमें के का मान निकालना है। अब देखिए, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो बराबर हो सकता है। ये भी इसके बराबर नहीं हो सकता, ये भी इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे के का एक्चुअल मान चाहिए। तो के किसके बराबर होगा। देखिए, नॉट इक्वल वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल वाला लेना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पहला दोनों तो बराबर हर हाल में चाहिए। तो पहला दोनों पहले बराबर कर लेते हैं। तो हम पहला दोनों बराबर करते हैं, सिंस 1/5 इज इक्वल टू 1/3। तीन को रिलेशन है तो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगा। फिर ये भी इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बराबर होगा। अब कोना कोनी गुना करिए तो के इक्कम के बराबर 5 दूनी 10, 5 गुने 10। तो देयरफॉर के बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। के का मान 10 हो गया, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ए नंबर ऑप्शन में के का मान 10 है, ए सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए इसी का, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अब इस समीकरण में, अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें दिया गया कोई हल नहीं है और अभी दिया जा रहा है अद्वितीय हल है। तो अब क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल किस कंडीशन में होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब एक और केवल एक हल। तब पहले हम समीकरण लिख देते हैं, x माइनस 2y बराबर 3 एंड 3, ये पेन से शायद नहीं दिखेगा, और 3x प्लस ky बराबर 1। इस दोनों में हमें देख करके और देखना है जो किस के किस मान के लिए अद्वितीय है। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, अगर कोई दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है तब इसको हम पहले फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड नहीं हो मानिएगा तो चलेगा।
जब आपका दो रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, अब बोला जा रहा है अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के कंडीशन में जब अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तो ऐसे कंडीशन में अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब अद्वितीय हल होगा, अच्छा का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब होता है एक और केवल एक हल। जब कोई रेखिक समीकरण युग्म का एक ही हल होता है तो उसे अद्वितीय हल कहा जाता है। अद्वितीय हल मतलब मात्र एक हल होगा। अब देखिए, मुझे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 करना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया गया है जो के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब कोई एक हल होगा, सॉरी, अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। तो कब एक हल होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखे हैं समीकरण फर्स्ट का जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है, तो समीकरण फर्स्ट में x के पीछे नहीं कुछ था तो हम 1 दिए। समीकरण सेकंड का x के पीछे जो होता है वो a2 होता है, तो x के पीछे 3 है तो ये 3 दीजिए, तो यहाँ पे बट्टा में 3। अब नॉट इक्वल टू दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट का ही y का गुणांक जो होता है वो b1 होता है, चिन्ह के साथ लेंगे, -2 है तो b1 की जगह पे -2 बट्टा समीकरण सेकंड का जो y का गुणांक होता है वो b2 तक के है। अब देखिए ये इतना इसके बराबर नहीं है, तो हम बराबर नहीं में ही कोना कोनी गुना करते हैं, तो k को 1 से गुना करिए, k गुना 1 इज नॉट इक्वल टू, फिर इसको कोना कोनी गुना करिए 3 गुना -2। अब देखिए देयरफॉर k इकम k इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं दे दीजिएगा, इज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं। इसके पीछे नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6। देखिए k इज नॉट इक्वल टू -6 मतलब k -6 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो। एक घातीय समीकरण जब भी बोलेगा तो रेखिक समीकरण याद रखिएगा, एक घातीय समीकरण को ही रेखिक समीकरण कहा जाता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा। देखिए सब कुछ वही है, बस यहाँ पे एक घातीय दे दिया है जिससे बच्चा डर के गलत कर देगा और क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन बस एक वर्ड का अंतर है, एक घातीय। आप रैखिक बोलिए या एक घातीय बोलिए, रैखिक बोलिए या एक घातीय बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। एक घातीय समीकरण बोला जाए या रैखिक समीकरण बोला जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखिए दो रैखिक समीकरण, हम इसको पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। एक घातीय समीकरण कहने का मतलब रैखिक, अच्छा दो गो रैखिक समीकरण है मतलब रैखिक समीकरण युग्म, तो दो रैखिक समीकरण कहने का मतलब दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो। अभी जस्ट हम लेखा चित्र के बारे में पिछला वीडियो में भी सुने थे। लेखा चित्र मतलब ग्राफ, अगर दो रैखिक समीकरण का ग्राफ एक दूसरे के समांतर है तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक हल नहीं होगा। और दो समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अगर दो समांतर रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल, अगर दो समांतर रेखा संरेखीय हैं, एक ही रेखा पर से दोनों जा रहा है तो अनंतों बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए उसमें अनंत हल होता है। लेकिन अगर जिस कंडीशन में दो समांतर रेखा का लेखा चित्र या दो समांतर रेखा का ग्राफ एक दूसरे के समांतर है, कहने का मतलब उसका कोई भी हल नहीं होगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा, तो उसकी हलों की संख्या शून्य हो जाएगा। मतलब को अगर हलों की संख्या पूछा जाए तो शून्य, कहने का मतलब एक भी हल नहीं है, शून्य हल है। ये नहीं शून्य, अगर x का मान शून्य आएगा तो वो हल हो गया, लेकिन हलों की संख्या बोला जाए तो शून्य हम दे सकते हैं, कोई भी हल नहीं। अगर शून्य नहीं रहता तो नन ऑफ दीज कर देते, इनमें से कोई नहीं।
लेकिन हलों की संख्या बोला जा रहा है इसलिए हम शून्य दे सकते हैं, मतलब एक भी हल नहीं है, मतलब शून्य हल है। अब देखिए 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे। कैसे समीकरण निकाय कहने का मतलब विरोधी होगा या अविरोधी होगा या आश्रित होगा। देखिए अविरोधी और विरोधी का मतलब क्या होता है, आप लोग एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, संगत और असंगत। अविरोधी मतलब संगत होता है, विरोधी मतलब असंगत होता है। इसमें जस्ट उल्टा याद रखेगा, उसमें अ लगेगा तो इसमें अ नहीं लगेगा, और उसमें अ नहीं लगेगा तो इसमें अ लगेगा। उसमें संगत बोले तो इसमें अविरोधी, संगत तो अविरोधी, और ये हो गया असंगत तो विरोधी, असंगत तो विरोधी। अब आप लोग सब जानते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का तीन कंडीशन बनता है। तीन कंडीशन क्या क्या बनता है। एक कंडीशन बनता है a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। एक कंडीशन बनता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। और एक कंडीशन बनता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तीन कंडीशन बनता है, जिसमें से पहला दो कंडीशन में, पहला दो शर्त में रेखिक समीकरण युग्म संगत होता है। इस संगत को अविरोधी कहा जाता है, संगत को अविरोधी, अविरोधी कहा जाता है। और तीसरा वाला कंडीशन, जब पहला दोनों बराबर होगा तीसरा नहीं बराबर होगा तो इसे कहा जाता है असंगत, असंगत कहा जाता है। और असंगत को विरोधी कहा जाता है, असंगत का दूसरा नाम विरोधी है। तो हमें चेक करना है वो तीनों में से कौन है। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 निकालना पड़ेगा। तो सिंस देखिए a1 बट्टा a2 बराबर, हम बहुत ही बार बोल चुके हैं a1 मतलब पहला समीकरण के x का गुणांक, तब पहला समीकरण का x का गुणांक 2, a2 मतलब दूसरा समीकरण के x का गुणांक नहीं कुछ है तो 1, तो 2 बट्टा 1 मतलब 2 हुआ। b1 बट्टा b2, b1 मतलब पहला समीकरण का y का गुणांक, तब पहला समीकरण के y का गुणांक क्या है, -4 है, -4 है, तो -4 बट्टा b2 मतलब दूसरा समीकरण के y का गुणांक, तो दूसरा समीकरण में y के पीछे क्या है, -2 है, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 2 हो गया। एंड c1 बट्टा c2 तीनों निकालना है, तो c1 बट्टा c2, c1 मतलब पहला समीकरण का कांस्टेंट -3, c2 मतलब दूसरा समीकरण का कांस्टेंट। आप देख सकते हैं पहला दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा नहीं बराबर है। सिंस हम लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर तो हुआ b1 बट्टा b2 के। देखिए a1 बट्टा a2 का मान भी 2 है, b1 बट्टा b2 का मान भी 2 है, लेकिन c1 बट्टा c2 का मान -3 बट्टा 5 आ गया, जो नहीं बराबर है तीसरा के c1 बट्टा c2 के। तो जब पहला दोगो बराबर है तीसरा नहीं बराबर है तो वो विरोधी होगा या अविरोधी, तो विरोधी दिख रहा है, विरोधी, तो इसको विरोधी मारिए, विरोधी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला दोगो बराबर है दूसरा नहीं बराबर है। इसी का ऑप्शन ये भी दे सकता है संगत या असंगत, तो असंगत मारिएगा। एंटी मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। x बराबर -5 का आलेख, आप देखिए आलेख आप खींचिए, इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति का जरूरत है। यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 ये x अक्ष है, 4 इधर 5 हो गया x अक्ष पर, इधर फिर -1, -2, -3, फिर इधर जाएगा -4, -5। अब देखिए x बराबर -5, x बराबर -5 आपका ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो देखिए x बराबर -5 का ग्राफ हम ये खींचे हैं, x बराबर -5 का ग्राफ, x बराबर -5 का ग्राफ कहने का मतलब इस अक्ष पर जहां, इस रेखा पर जहां कहीं भी जाएंगे x का मान -5 होगा। तो ये देखिए y अक्ष के समांतर रेखा, ये y अक्ष है, ये रेखा आप लोग को समांतर दिखता होगा। तो x बराबर कोई भी कांस्टेंट हो, x बराबर कोई कांस्टेंट अल्फा हो, वो हमेशा y अक्ष के समांतर खींचा जाता है। x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है, तो हम डायरेक्ट मार देंगे यहाँ पे y अक्ष के समांतर। x बराबर, इसको हम एकदम डिटेल से थोड़ा समझेंगे। अगर x बराबर कोई भी कांस्टेंट का ग्राफ बोलेगा तो वो y अक्ष के समांतर जाता है, y अक्ष के समांतर जाता है। अगर आपसे
y बराबर कोई कांस्टेंट पूछेगा, मान लीजिए y बराबर बीटा का ग्राफ पूछेगा, तो y बराबर कोई कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो वो हमेशा अगर मान लीजिए ये बीटा है और y बराबर बीटा का, ये ऐसे मान लीजिए y बराबर बीटा, यहाँ पे बीटा, y बराबर बीटा का ग्राफ, तो देखिए y बराबर बीटा का ग्राफ, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो देखिए x अक्ष के समांतर गया ना। तो अगर x बराबर कोई कांस्टेंट दिया गया है तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर जाएगा, और अगर y बराबर कोई कांस्टेंट दिया गया है तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर जाएगा। y बराबर कोई कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, और x बराबर कोई कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर। बस याद रखना है इसे। और एक बार फिर से हम पहला क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझाते हैं। जैसे देखिए, मतलब ये क्वेश्चन ऊपर वाला, दो एक घातीय, तो दो मतलब युग्म हो गया, कहीं भी दो समीकरण रहता है तो उसका मतलब युग्म होता है, और एक घातीय मतलब रैखिक, एक घातीय मतलब रैखिक हुआ, तो दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण, अगर हम दो नहीं बोलेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं इसे रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब ही दो होता है कि लेखा चित्र अगर समांतर है, तो लेखा चित्र मतलब ग्राफ या आलेख बोल सकते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं, अगर दो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसका एक हल होता है। अगर आपका तो दो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को संरेखीय रहता है, मतलब क्या, समपाती रहता है, मतलब ओवरलैप करता है, एक ही रेखा पर से दूसर रेखा भी गुजरता है, तो उसका अनंत हल होता है। अगर दो रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे का समांतर रहता है, तो जब दो रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो उसका कोई हल कैसे संभव होगा। तो उस कंडीशन में उस रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। तो आज की क्लास हम लोग इतने पे एंड करते हैं। अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा।